हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आए आज की क्लास में भी हम आपको प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्भव, संचार एवं संचार मॉडल से संबंधित बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर देने वाले। शिक्षा संबंधित हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, तो आप हमारे क्लासेस को लगातार देखते हुए चलिएगा। अगर आप ये यूनिट आप LT ग्रेड मेंस के लिए भी तैयार करना चाहते हैं, तो जो हम अपनी क्लासेस में आपको व्याख्या कराएंगे उनसे आपके मेंस के लिए भी टॉपिक तैयार होने वाला है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है अभिकथन। संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है। कारण यहाँ पर दिए गए दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुँचते हैं। कूट में ऑप्शन आपको दिए गए ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए तथा आर दोनों सही है, या ए तथा आर दोनों गलत है। UGC नेट एग्जाम 2007 में ये पूछा गया है, तो आप इंपोर्टेंट इसे लगाते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर सही से पढ़ना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए तथा आर दोनों ही यहाँ पर सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है, क्योंकि दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान पर पहुंचते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र है। ऑप्शन आपको दिए गए 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र, 7 क्षेत्र या 6 क्षेत्र। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र है। तो अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या में गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान एक कलामय विज्ञान है, जिसमें कला विषयों के साथ ही विज्ञान विषय की पढ़ाई की जाती है। गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य 5 विषय या शाखाएं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें स्नातक तथा स्नातकोत्तर करने के बाद PhD एवं शोध कार्य करती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। ऑप्शन आपको दिया गया रॉबर्ट मैगर, हर्बर्ट स्पेंसर, सैमसन, BS ब्लूम। आपको यहाँ पर बताना है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात करें तो BS ब्लूम के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना है, जिसमें ग्रामीणों का दृष्टिकोण बदलना, ग्रामीणों को जागरूक करना आदि शामिल है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार कार्यक्रमियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, प्रशिक्षित विशेषज्ञों के ग्रामीण की भेंट कराई जाए, या कार्यक्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों को अध्ययन कर लेना चाहिए। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर प्रसार कार्यक्रमियों को कार्य आरंभ करने से पूर्व जो पहला कदम उठाना चाहिए वह है यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार कार्यक्रमियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। किसी भी देश अथवा राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के स्तर की समानता होनी चाहिए, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पर समान होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय प्रसार किस वर्ष शुरू हुई थी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन आपको दिया गया 1947, 1987, 1952 या 1953। UGC नेट एग्जाम 2013-14 और 2009-15 में भी पूछा गया है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी। जल्दी से अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर आयोग की बात करें तो आयोग के द्वारा 1952 यहाँ पर आंसर सही लगाया गया है। लेकिन हम अगर बात करें राष्ट्रीय प्रसार सेवा की, ये आरंभ हुई थी 1953 में। अगर आगे भी ये क्वेश्चन आता है तो आयोग के द्वारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उठाया जाता है, तो ये तो आयोग के ऊपर ही बात यहाँ पर रहने वाले। लेकिन फिर भी अगर मैंने आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर बता दिए, आयोग के द्वारा 1952, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर 1953 यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसार शिक्षा है। ऑप्शन आपको दिया गया है गृह विज्ञान शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, एग्रीकल्चर शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। GIC प्रवक्ता एग्जाम 13-14 में क्वेश्चन ही पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा है। अगर हम प्रसार शिक्षा की बात करें तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। तो यहाँ पर हमारा
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके नए उद्देश्य निश्चित होते हैं, नया पाठ्यक्रम और नया शिक्षण विधियाँ और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति एक्स वेटेंसियो से हुई है, जिसका अर्थ है विस्तार करना। प्रसार शिक्षा का उपयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में विश्वविद्यालय परिसर से बाहर के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार व विस्तार के लिए किया गया था। अतः प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात की तो इसका कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ऑप्शन आपको देंगे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना या गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको प्रसार शिक्षा का लक्ष्य आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम प्रसार शिक्षा के लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकता और सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि शामिल है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामान्यतः प्रसार शिक्षा वह उपयोगी तकनीक है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा अंगीकार की जाती है। इसके द्वारा उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि करना है। HW भट्ट के शब्दों में ये परिभाषा आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा क्योंकि ये अलग से यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई है। HW भट्ट के शब्दों में प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को कहते हैं। ये परिभाषा आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किनका कथन है। ऑप्शन आपको देगा OP दाहमा का, VT कृष्णाचारी का, JP लिगन्स का या DS मिंगर का। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये जयपाल लिगन के, इनके JP लिगन्स के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। और प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया निरंतर अंतःक्रिया से चलती रहती है और इसमें अनुभवों की साझेदारी होती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं, यह कथन है। यहाँ पर भी आपको एक कथन दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और आपको बताना है कि कथन किसका है। ऑप्शन में आपको दिया गया दाहमा का, हरपालानी का, डॉक्टर एस मिंगर का या केल्सी व हेनरी का। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है डॉक्टर एस मिंगर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इनके द्वारा ये प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर एस मिंगर महोदय ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। तो करके सीखने पर जोर किसके द्वारा दिया गया, एस मिंगर के द्वारा। आप ऐसे भी इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। ऑप्शन आपको दिया गया आहार और पोषण, इतिहास, भूगोल या सैन्य विज्ञान। आपको बताना है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। तो इसके अंतर्गत आहार और पोषण विषय आता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मुख्यतः आहार और पोषण विषय को शामिल किया जाता है। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसमें गृहिणी सहित कृषक परिवार के सभी लोगों के मस्तिष्क, मन के भाव और स्वास्थ्य के पक्ष को उन्नत रूप प्रदान किया जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत संपर्क विधि है। ऑप्शन आपको देंगे प्रसार शिक्षा की, घर घर घूमने की, कार्यक्रम योजना की या उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्तिगत संपर्क विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रसार शिक्षा की व्यक्तिगत संपर्क विधि प्रसार शिक्षा की विधि है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्यक्तिगत संपर्क विधि प्रसार शिक्षा की विधि है। इस शिक्षा विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति से जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है
व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क स्थापित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये आप ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको देंगे परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना या उपयुक्त सभी। पीजीटी 2009 और 5 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। तो गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, ये सभी शामिल है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो चौथे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विद्या है जिसके अंतर्गत पाक शास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान शिक्षा के प्रसार के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ये इसके निम्नलिखित उद्देश्य है, इन्हें भी आप ध्यान रखते चलेगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन आपको दिया गया व्यापक, द्विआयामी, सीमित या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसमें गृहिणी सहित कृषक परिवार के सभी लोगों के मस्तिष्क, मन के भाव और स्वास्थ्य के पक्ष को उन्नत रूप प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन में दिया गया श्री कृष्णाचार्य द्वारा, डगलस एस्मिंगर द्वारा, सुपे द्वारा या ओपी धामा के द्वारा। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। आपको बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है डगलस एस्मिंगर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शिक्षा का आधार है। ऑप्शन आपको दिया ग्रामीण जीवन, महानगर, शहरी जीवन या कस्बाई जीवन। पीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की प्रसार शिक्षा का आधार है, तो प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, तो ग्रामीण जीवन है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रसार शिक्षा को ग्रामीणों की शिक्षा भी कहा जाता है, ग्रामीणों की शिक्षा भी कहा जाता है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीणों की शिक्षा कहा जाता है, अनपढ़ों की शिक्षा कहा जाता है, अनपढ़ों की शिक्षा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। और प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा का सामान्य अर्थ ग्रामीणों को नई तकनीकी व उसमें प्रयोगों के लाभ बताकर उन्हें उसके प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करना होता है, जिससे वे स्वेच्छा से उनको अपने दैनिक व्यवहारों में अपनाए। किसी प्रकार का निर्देश देना प्रसार शिक्षा में शामिल नहीं होता है। प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा का आधार क्षेत्र ग्रामीण जीवन ही है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। किस प्रकार की शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है जिसका कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है और ये जीवंत पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको दिए गए भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा वह उपयोगी तकनीक है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा अंगीकार की जाती है। इसके द्वारा उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र निरंतर और दिन प्रतिदिन विस्तृत एवं विशाल होता जाता रहा है। प्रसार शिक्षा लोगों के प्रतिदिन के जीवन से सीधा संबंध रखती है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा और जो भी हम व्याख्या कराते हुए चल रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर भी आपको एक परिभाषा दी गई, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा से काफ़ी सारी परिभाषाएं एग्जाम में पूछी गई है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया रामाभाई का, H.W. भट्ट का,
A.T. मोसर का या P. धामा का आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। आपको ये बताने की महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो महत्वपूर्ण कथन दिया गया H.W. भट्ट के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है। ऑप्शन आपको दिए नैतिकता की रक्षा के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, जागरूकता के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। पीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वैसे तो आपको यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लगने वाले हैं कि यहाँ पर नैतिकता के लिए भी किया जाता है, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए भी किया जाता है, वही जागरूकता के लिए भी किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे जो उपयुक्त यहाँ पर आंसर होगा वह है ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास में सब यहाँ पर सब तरह का विकास आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत व व्यापक है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के सभी पक्षों को उन्नत करने के लिए काम करती है। ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए 3 आवश्यक पहलू है जो सर्वमान्य है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इन पहलुओं को भी आप ध्यान याद करते चलेगा कि यहाँ पर जो 3 आवश्यक पहलू दिए गए वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी पहलू कृषि के साथ साथ गृह विज्ञान के क्षेत्र से भी बहुत अधिक जुड़े हैं। स्पष्ट यहाँ पर दिया गया कि प्रसार शिक्षा के विषय का प्रतिपादन ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन आपको देंगे प्रसार, नेतागिरी, टीवी कार्यक्रम या समूह ज्ञान। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए। तो किस कार्य में भाग लेना चाहिए, तो प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार शिक्षा के कार्य में भाग लेना चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे शब्दों में ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार उनके साथ कार्य करना ही प्रसार शिक्षा है। कुछ विद्वानों ने प्रसार शिक्षा को प्रसार कृषि शिक्षा, पशु चिकित्सा, डेयरी विज्ञान, गृह विज्ञान प्रसार तथा स्कूल के बाहर की शिक्षण व्यवस्था आदि के रूप में भी परिभाषित किया है। तो इसे किस किस रूप में परिभाषित किया है, ये भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर एक पॉइंट को आप यहाँ पर साथ साथ पढ़ते ही चलिएगा ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ। ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया सन 1920 ईस्वी में कलकत्ता में, सन 1948 ईस्वी में मद्रास में, सन 1955 ईस्वी में पटना में या सन 1948 ईस्वी में आगरा में। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सन 1948 ईस्वी में मद्रास में हुआ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में या राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार में। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सर्वप्रथम महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सन 1936 में मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया था। तो गृह विज्ञान विषय कब अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये 1936 में। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। ऑप्शन आपको दिया गया डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा या डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा। आपको यहाँ पर बताना है कि वह प्रथम भारतीय पुरुष कौन है जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में डीन इनके विज्ञान में संकाय के डीन पद पर कार्य किया। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। वे पहले प्रथम भारतीय पुरुष है KN चंद्रशेखर। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। ऑप्शन आपको दिए गए पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान निम्नलिखित है। पारिवारिक स्तर के उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र में, और बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। ऑप्शन आपको दिया गया बीम बैलेंस, लिवर बैलेंस, माता की भुजाओं में, या स्प्रिंग बैलेंस। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लीवर बैलेंस। तो यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का मूल्यांकन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर, या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का मूल्यांकन यानी कि उन्मूलन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, शिक्षा द्वारा इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। देश की लगभग 50% जनसंख्या अशिक्षित या अल्प प्रशिक्षित है, यानी कि अल्प शिक्षित है। अतः वे रूढ़ियों एवं पूर्व धारणाओं के कारण संतानोत्पत्ति को ईश्वर की देन या भाग्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसका उन्मूलन शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ऑप्शन आपको दिया गया कार्यवाही, संतोष, ध्यान आकर्षण, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो अंतिम अगर चरण की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण है संतोष। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 6 चरण है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रसार शिक्षण अधिगम के कितने चरण होते हैं। तो 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण ध्यान आकर्षण, दूसरा रुचि, तीसरा इच्छा, चौथा विश्वास, प्रयोग, और अंत में संतुष्टि। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण संतोष है, यानी कि सेटिस्फेक्शन है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। ऑप्शन आपको देंगे संचार माध्यम, विश्वसनीयता, अनुसंधान अध्ययन, या अभिलेख। टीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अभिलेख। तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण अभिलेख है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मूल्यांकन से प्रसार शिक्षा के स्तर व प्रक्रिया के बारे में विकास का पता चलता है कि उसमें निरंतर विकास हो रहा है कि नहीं, और यह कहाँ तक सफल हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा कि इसका निरंतर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहाँ तक ये सफल हुआ है, ये सब कुछ देखा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल। ऑप्शन आपको दिया गया प्रथम शब्द उच्चारण, मुस्कुराना, पढ़ना, या चलना। आपको यहाँ पर बताना है कि सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल एक को छोड़कर। ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पढ़ना। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सार्वभौमिक परिवर्तन का तात्पर्य बालक के प्रारंभिक अवस्था के चहुमुखी परिवर्तन से है, जिसके अंतर्गत चलना, मुस्कुराना, दोहराना, प्रथम शब्द उच्चारण आदि को शामिल किया जाता है, जबकि पढ़ना इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखते चलेगा, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जो विकास होता है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिसमें आपका यहाँ पर चलना, मुस्कुराना, दोहराना, प्रथम शब्द उच्चारण ये इत्यादि शामिल होते हैं, लेकिन पढ़ना इसमें शामिल नहीं है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, लोगों की आवश्यकता को समझने में या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट आप लगाते ही चलेगा। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्यों को करने में सहज महसूस करता है, जैसे लोगों की आवश्यकता को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। ऑप्शन आपको दे ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, सरकार का सहयोग, पर्याप्त निधि या सुसंगठित। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में प्रसार शिक्षा से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2013 में भी काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। तो इसे क्या होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण जनता कम पढ़ी लिखी मानी जाती है, जिसके विकास के लिए सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ग्राम विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। तो ग्राम विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1935 में किया गया था। किसी भी योजना का प्रसार ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करके इसे अधिक कारगर बनाया जा सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? ऑप्शन आपको दिया गया समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम, DWCRA कार्यक्रम, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा DWCRA कार्यक्रम। इसमें महिला एवं बच्चों का चहुमुखी विकास कार्यक्रम पर ये प्रतिबल देता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास DWCRA कार्यक्रम का प्रतिबल है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का अंग्रेजी नाम DWCRA है। यह ग्रामीण परिवेश में पहुंच वाली तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रही महिलाओं तथा बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के निमित्त एक विशेष कार्यक्रम है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ये क्या है? विशेष कार्यक्रम है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, संचार प्रक्रिया हमेशा होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। सुव्यवस्थित, समव्यवहारिक, सार्वभौमिक, प्रकार्यात्मक या अंतरक्रियात्मक। आपको यहाँ पर बताना नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने। केवल A, B और C, केवल A, C और D, केवल A, C और E, केवल B, C और D। NTA UGC नेट एग्जाम 2020-21 और UPTGT 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इंपोर्टेंट आप लगाते चलेगा। आपको बताने की संचार प्रक्रिया हमेशा होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम संचार प्रक्रिया की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो ये यहाँ पर हमारा A, C और D यहाँ पर आंसर यहाँ पर सही होगा। यानी कि A सुव्यवस्थित, C सार्वभौमिक और यहाँ पर कार्यात्मक। तो ये यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा। तो दूसरे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, A, C और यहाँ पर D। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन आपको दिए गए फ्लैश कार्ड, विज्ञापन पट, गुमटी, प्रदर्श, फ्लिप चार्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने। केवल A, B और C, केवल A, C और E, केवल B, C और D, केवल C, D और E। ये भी क्वेश्चन NTA UGC नेट एग्जाम 2020-21 में पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम ऑप्शन यहाँ पर देखें तो B हमारा यहाँ पर होगा यानी कि विज्ञापन पट, C हमारा यहाँ पर होगा गुमटी और D हमारा यहाँ पर होगा प्रदर्श। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं B, C और D।
तो बी सी डी तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो तीसरे ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाह्य प्रचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है विज्ञापन पट, गुमटी, प्रदर्श। तो यहाँ पर इन्हें अलग अलग भी हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। तो विज्ञापन पट वह फलक, पटल अथवा पट जिस पर सार्वभौमिक विज्ञापन लिखे अथवा चिपकाए जाते हैं। गुमटी, गुमटी से हमारा आशय है सरपतों और घास फूस से बने छप्पर गांव में अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। बाह्य प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं प्रदर्श, बैनर आमतौर पर किसी व्यवसाय या घटना पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग भी इन्हें पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। दूरसंचार विभाग द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा या प्रसार भारती निगम के द्वारा। आपको बताना है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिए। यह प्रदान की जाती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामुदायिक रेडियो स्टेशन ऐसे समुदाय द्वारा परिचालित और संचालित होते हैं और उनका स्वामित्व भी उनका ही होता है जिनके लिए वे सेवा प्रदान करते हैं। सामुदायिक रेडियो लाभ कमाने के लिए नहीं होते हैं और यह व्यक्ति विशेष, समूह और समुदाय की अपनी विविध कहानियों को कहने, अनुभवों को बांटने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं और संचार माध्यम से संपन्न दुनिया संचार माध्यम के सहयोगी बनते हैं। दुनिया के कई हिस्से में स्वयं सेवा क्षेत्र, नागरिक समाज एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के लिए सामुदायिक रेडियो और अधिक सामुदायिक विकास प्रसारण उद्देश्यों के कार्य में भागीदारी के माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा और इन पॉइंटों को आप नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ऑप्शन आपको दिए गए आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, श्रव्य सामग्री, चित्र एवं फोटोग्राफ। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो सर्वोत्तम विधि है प्रदर्शनी। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शनी का। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। नवीन कृषि यंत्र या उपकरणों की जानकारी प्रदान करने, फल सब्जी संरक्षण करने, पीसे मसालों की पैकिंग करने आदि से संबंधित जानकारी प्रदर्शनी लगाकर दी जाती है। जिस प्रकार बड़े स्तर पर शहरों में किताबें, ऊनी वस्त्रों, घरेलू उपकरणों, बिजली के सामानों आदि की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार गाँव में भी प्रसार कार्यकर्ता चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, तस्वीर, किताबें, मॉडल्स आदि की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों को जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है। ऑप्शन आपको दिए गए दृश्य श्रव्य साधन, इंटरनेट, सोशल मीडिया या उपरोक्त सभी। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क की विधि है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम जनसंपर्क की विधि की बात करें तो दृश्य श्रव्य साधन भी आएंगे, इंटरनेट भी आएगा और सोशल मीडिया भी इसमें शामिल होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों से संपर्क बनाना पड़ता है जिससे वह नए ज्ञान और नई पद्धति को उन तक पहुंचा सके। कभी कभी कुछ सूचनाएं बड़े शिष्ट जनसमूह तक पहुंचानी होती है। इसके लिए विराट संपर्क मास कॉन्टैक्ट स्थापित करना पड़ता है। विराट जनसंपर्क प्रसार संस्थाओं, निदेशालयों, मंत्रालयों आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न साधन है जैसे मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञप्ति, पोस्टर, चार्ट, दृश्य श्रव्य साधन, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि उपयोग किए जाते हैं। तो ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपित दृश्य सामग्री है। ऑप्शन में दिए गए चार्ट, पोस्टर, ग्राफ या स्लाइड। आपको यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिए गए, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। जीआईसी एग्जाम 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रक्षेपित दृश्य सामग्री है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा चार्ट, पोस्टर और ग्राफ यहाँ पर शामिल होंगे। तो यहाँ पर हमारा
पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये इसमें शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक संचार में निम्नलिखित कौन से कार्य करती है? ऑप्शन आपको दिया है, क्रिया को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत करना, अवरोधों को हटाना या श्रोताओं को सूचित करना। कोट में ऑप्शन दिए गए 1, 2 तथा 4, 2, 3 तथा 4, 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 4। जीआईसी एग्जाम 2021 और यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताने की प्रतिपुष्टि फीडबैक संचार में निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि क्रिया को सुलभ बनाना, अधिगम को उन्नत करना और यहाँ पर हमारा होगा अवरोधों को हटाना। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीसरे ऑप्शन में हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सम्मिलित है? ऑप्शन आपको दे ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। जीआईसी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट आप लगाते चलेगा। आपको बताने कि सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सम्मिलित है, तो कौन सा प्रकार सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो क्षैतिज प्रकार यहाँ पर सम्मिलित है, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्षैतिज संचार इनके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है जो समान स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इनके क्षैतिज संचार में आमतौर पर सूचनाओं का समन्वय शामिल होता है और संगठन में समान रैंक वाले लोगों को सहयोग करने की अनुमति देता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद भी आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने नए सीखने को मिले, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT में सम्मिलित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए ईमेल, इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन या उपयुक्त सभी। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसमें ईमेल भी शामिल होगा, इंटरनेट भी शामिल होगा और शैक्षिक दूरदर्शन भी शामिल होगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT में इंटरनेट, शैक्षिक दूरदर्शन, ईमेल ये सभी सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, मार्क नेप द्वारा दिए गए रिश्ते बनाने की प्रक्रिया के सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन आपको समेकन, तीव्र करना, शुरू करना, जोड़ना या प्रयोग करना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो पहले नंबर पे आएगा हमारा यहाँ पर C यानी कि शुरू करना, तो पहला होगा हमारे यहाँ पर शुरू करना, यानी कि C हमारा पहला यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में यहाँ पर C स्टार्टिंग में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अपना यहाँ पर समय भी बचा सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रयोग करना आएगा, फिर हमारा तीव्र करना आएगा, उसके बाद हमारा समेकन आएगा और अंत में हमारा आएगा जोड़ना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मार्क नेप द्वारा दिए गए रिश्ते बनाने की प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है। पहले यहाँ पर शुरू करना, फिर प्रयोग करना, फिर तीव्र करना, फिर समेकन करना और यहाँ पर फिर अंत में जोड़ना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? ऑप्शन आपको देंगे छूना, समाचार पत्र या पोस्टर। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, छूना इसमें अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। छूना एक अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है और गैर शाब्दिक संप्रेषण अर्थात अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है, जैसे कोई तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, आकृति आदि में देखते हैं। इसमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त होता है। पत्र, पोस्टर, समाचार पत्र शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। बोले गए शब्द, हाव भाव, चिन्ह या उपयुक्त सभी। UGC नेट एग्जाम 2014 और RPSC स्कूल लेक्चर एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट आप लगाते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर, इनके चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी को हम यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सांकेतिक संप्रेषण, जब सूचना से संबंधित अवधारणा के अनुकूलन भाव बनकर अंगों के संचालन एवं संकेत द्वारा सूचना प्रदान की जाती है तो वह सांकेतिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे कक्षा में किसी छात्र को संकेत से बैठ जाना या खड़े होने का आदेश देना, चिन्ह, हाव भाव इत्यादि शामिल है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा भारतीय पारंपरिक लोक संचार का उदाहरण है? ऑप्शन आपको दिए गए रामलीला, रेडियो, अखबार या टेलीविजन। और ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने कि निम्न में से कौन सा भारतीय पारंपरिक लोक संचार का उदाहरण है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतीय लोक संचार का इसमें यहाँ पर जो उदाहरण है वह यहाँ पर रामलीला। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय पारंपरिक लोक संचार का उदाहरण रामलीला है। रामलीला उत्तर भारत में परंपरागत रूप से मंचन किया जाने वाला राम के चरित्र पर आधारित नाटक है। ये प्राय विजयदशमी के अवसर पर मंचन किया जाता है। लोक नाट्य के रूप में प्रचलित इस रामलीला का देश के विविध प्रांतों में अलग अलग तरीकों से मंचन किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन आपको दिए गए 20, 22, 6 से 8, 15 से 20 या 10 से 12। यूपीएलटी जुलाई 2018 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या 10 से 12 हो सकती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्लैश कार्ड की अधिकतम संख्या 10 से 12 हो सकती है। ओपी धामा के अनुसार यह कार्ड की श्रृंखला होती है जब इन्हें दर्शकों के सामने प्रयुक्त कर क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो यह संपूर्ण कहानी कहते हैं। तो किसके द्वारा ये कहा गया है? ओपी धामा के अनुसार कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्र दिवस आयोजित करना है। ऑप्शन आपको दिया गया है व्यक्तिगत संपर्क विधि, व्यक्तिगत एवं जनसंपर्क विधियों का सम्मिश्रण, जनसंपर्क विधि या समूह संपर्क विधि। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्षेत्र दिवस आयोजित करना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही। तो चौथे ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं समूह संपर्क विधि। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है उसे समूह संपर्क विधि कहते हैं। सामान्यतः इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनका एक ही दृष्टिकोण व कार्यक्रम होता है। यह समूह जाति, धर्म अथवा वर्ग पर आधारित नहीं होते हैं और सभी सदस्यों को विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, एक ऐसा प्रदर्शन जहाँ ऐसी किसी नई तकनीकी योग्यता को बताया जाता है जिसकी सफलता पहले ही परखी जा चुकी है कहलाता है। ऑप्शन आपको देगा परिणाम प्रदर्शन, क्षेत्र प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन या प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा, परिणाम प्रदर्शन। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक ऐसा प्रदर्शन जहाँ ऐसी किसी नई तकनीक की योग्यता को बनाया जाता है जिसकी सफलता पहले ही परखी जा चुके हैं वे परिणाम प्रदर्शन कहलाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस विधि में नई विधियों का प्रदर्शन करके दिखलाया जाता है। इसके अंतर्गत उन्नतिशील विधि के परंपरागत विधि के साथ तुलनात्मक परिणाम दिखाकर लोगों को समझाया जाता है। इन प्रदर्शनों में काफ़ी समय लगता है। दोनों विधियों का प्रदर्शन एक ही प्रकार की परिस्थितियों में करते हैं और दोनों परिणाम देखते हैं। यदि परिणाम तुलनात्मक अच्छे हैं उतना ही परिणाम प्रदर्शन अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि यह विधि किसी नई विधि के वैल्यू को प्रदर्शित करने का एक ढंग है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, वक्ता भाषण श्रोता का संचार का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया है अरस्तु, मैक्सलिन, वेस्टली या बर्लो। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2019, यूपीएलटी जुलाई 2018 और आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाते चलेगा क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बताना है कि वक्ता भाषण श्रोता का संचार मॉडल किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
वक्ता यानी कि स्पीकर, भाषण यानी कि स्पीच, तथा श्रोतागण यानी कि ऑडियंस संचार का मॉडल अरस्तु द्वारा दिया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इसमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया है, तीसरे में वह व्यक्ति है जो उसे सुनता है। ऐसा संचार केवल आमने सामने यानी कि फेस टू फेस ही हो सकता है, यानी कि स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, वक्ता, भाषण और श्रोतागण इसमें शामिल होगा। ये संचार मॉडल दिया गया था अरस्तु के द्वारा, तो ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण प्रदर्शन टेलीविजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन आपको दिया 1967, 1969, 1970 या 1968। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि ग्रामीण प्रदर्शन टेलीविजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो ये 1967 में शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से समूह संपर्क की विधि है। ऑप्शन आपको दे कार्यशाला, फोरम, वार्ता या उपयुक्त सभी। LT 2020 में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से समूह संपर्क की विधि है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम समूह संपर्क की विधि की बात करें तो कार्यशाला, वार्ता, फोरम, उपयुक्त सभी ये समूह संपर्क की विधि है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन आपको दे स्ट्रिंग कठपुतली, दस्ती कठपुतली, शैडो कठपुतली या रोड कठपुतली। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से, आप सभी के लिए हमारी क्लासेस काफ़ी फायदेमंद यहाँ से होने वाली। बस आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और अपना प्यार और अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।